अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है ग्लियोब्लास्टोमा। ग्लियोब्लास्टोमा या ग्लियोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी दूसरा इसका नाम है। ग्लियोब्लास्टोमा क्या है? ग्लियोब्लास्टोमा हमारे ब्रेन का एक बहुत ही रेयर टाइप का कैंसरस बट ट्यूमर है। ये कैंसरस टाइप का है और ये किस चीज़ का ट्यूमर होता है? ये हमारी एक हेल्पर नर्व सेल्स होती है, एस्ट्रोसाइट्स। ये एस्ट्रोसाइट का ट्यूमर होता है। एस्ट्रोसाइट का और क्लास टाइप 4 का क्लासिफाइड एज टाइप 4, जो कि सबसे ज़्यादा अग्रेसिव टाइप का रैपिड ग्रोइंग होगा। मीन्स कि ये ट्यूमर बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रो करेगा और जो ब्रेन है, ब्रेन में बहुत सा जो स्पेस हो गया उसको ऑक्यूपाई करेगा और सराउंडिंग नर्व्स को ये डिस्टर्ब करेगा, नर्व सिग्नलिंग को डिस्टर्ब करेगा। अग्रेसिव टाइप का ये ट्यूमर होगा और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को ही अफेक्ट कर सकता है। इसमें क्या होगा, पेशेंट के जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, इम्पेयर्ड हो जाएंगे। अगर इसकी पैथोलॉजी की बात की जाए तो पैथोलॉजी में ये है कि इसके अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर एस्ट्रोसाइट्स की कुछ जीन की म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एस्ट्रोसाइट्स हो गए वो रेप्लिकेट करेंगे अनकंट्रोलेबली। मतलब ये बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करेगा। जो एस्ट्रोसाइट्स होंगे वो रेप्लिकेट करेंगे और वो क्या करेंगे, इन्वेड करेंगे और कंप्रेस करेंगे नियर बाय ब्रेन टिश्यूज को, नर्व्स को वो कंप्रेस करेंगे। और स्पेसिफिकली कहाँ पर, हमारे यहाँ पर सेरिब्रल हेमिस्फेयर के अंदर मोस्टली जो है ये ग्लियोब्लास्टोमा अफेक्ट करता है, फ्रीक्वेंटली यहाँ पर पाया जाता है। अगर सेरिब्रल हेमिस्फेयर को अफेक्ट करेगा तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो कि कंट्रोल करता है हमारी मूवमेंट को, सेंसेशन को, मेमोरी को, कॉग्निटिव फंक्शन को, लैंग्वेज को और कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को, तो ये सब डिस्टर्ब होंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए कुछ अदर रिस्क फैक्टर्स अगर देखे जाए जेनेटिक म्यूटेशन के अलावा, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्रेन ट्रीटमेंट में रेडिएशन की ज़रूरत होती है, तो जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है रेडिएशन की फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी ब्रेन ब्रेन कंडीशन। और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ वर्किंग इन सिंथेटिक रबर मैन्युफैक्चरिंग, ऐसी फैक्ट्रीज जहाँ पर रबर बनाई जाती है, या फिर इसके अलावा पेट्रोलियम रिफाइनिंग फैक्ट्रीज के अंदर, या फिर इसके अलावा ऐसे पर्सन जिनको विनाइल क्लोराइड के एक्सपोजर हो, या जिनको कॉशियस पेस्टिसाइड्स की एक्सपोजर होती है, तो इनके अंदर ग्लियोब्लास्टोमा होने का रिस्क फैक्टर होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, इनको एक्सपीरियंस करने के बावजूद भी उनमें ग्लियोब्लास्टोमा डेवलप नहीं होता। इसके बाद अगर साइन एंड सिम्टम्स की बात की जाए तो मोस्ट कॉमनली ये एज ऑफ 45 टू 70 की एज में कॉमनली ग्लियोब्लास्टोमा होता है। और इसके अलावा जो कुछ पेशेंट होते हैं उनको कुछ कॉमन सिम्टम्स आते हैं, जैसे हेडेक होता है, नोजिया, वॉमिटिंग और मे हैव सीजर्स। तो ये कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज होती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व है और साइज ऑफ ट्यूमर कितना है। तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए, अगर फ्रंटल लोब इन्वॉल्व होगा तो फ्रंटल लोब के अकॉर्डिंगली पेशेंट की पर्सनैलिटी चेंजेस मिलेंगी। उसके बाद अगर मोटर सेंटर की बात की या मोटर कॉर्टेक्स की बात की जाए तो पेशेंट को जनरलाइज मसल वीकनेस होगी। और अगर सेंसरी कॉर्टेक्स की बात की जाए तो पेशेंट कंप्लेन करेगा उसको नंबनेस हो रही है। और अगर इसके विजुअल एरिया की बात की जाए तो पेशेंट में है ब्लाइंडनेस। और इसके अलावा ब्रोकाज एरिया या वर्निक्स एरिया की बात की जाए तो इसके अंदर पेशेंट को स्पीच में प्रॉब्लम आ रही होती है। इसके अलावा कुछ अदर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कुछ अदर फाइंडिंग्स होती है कि पेशेंट को ब्रेन में स्वेलिंग हो सकती है ड्यू टू द ब्लॉकेज, या इसके अलावा ब्लॉकेज ऑफ सर्वल स्पाइनल फ्लूइड की वजह से कुछ लोगों को क्या हो सकता है कि ब्रेन के अंदर प्रेशर जो है वो बिल्डअप हो सकता है, सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। अगर पेशेंट को इंट्राओकुलर प्रेशर या इंट्रासेरिब्रल प्रेशर जो इंक्रीज कर जाए तो ये इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसको इमरजेंसी ट्रीट करना पड़ता है। डायग्नोसिस की बात की जाए तो ब्रेन ट्यूमर के लिए मोस्टली जो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जो यूज़ करते हैं वो एमआरआई होता है, एमआरआई ऑफ द ब्रेन। एमआरआई ऑफ द ब्रेन क्या शो करेगा कि हमें ब्रेन के अंदर एक मैस मिलेगा, सराउंड के बाद टिश्यू एक मैस क्रिएट हुआ मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ऐसा ही डार्क स्पॉट या वाइट स्पॉट नजर आएगा प्रोमिनेंटली। इसके अलावा इसको कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम एंडोस्कोपिकली विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन हम क्या करेंगे, बायोप्सी लेंगे और बायोप्सी लेके उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे। ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि किस टाइप का और क्या ट्यूमर है। और उसके बाद फिर इसके अलावा एडिशनल टेस्टिंग कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट। वो क्या होगा कि हम इसके यूनिक जो मार्कर्स होंगे, जो ट्यूमर मार्कर्स होंगे वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो एग्जामिन करेंगे। तो इस तरीके से हम इस ट्यूमर को, एस्ट्रोसाइट को, इसको हम डायग्नोस कर सकते हैं कि किस टाइप का एस्ट्रोसाइट्स का
मलिग्नेंसी है, ट्यूमर है। और उसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट में वेरियस ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम सर्जरी करेंगे, सर्जरी करके ट्यूमर को रिमूव करेंगे, उसके बाद हम रेडिएशन का या कीमोथेरेपी का या इसके अलावा एक इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग थेरेपी होती है, उसके अलावा फिर हम क्या कर सकते हैं, मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रीटमेंट होगा वो होगा मैस को रिमूव करना। सर्जिकली हम क्या करेंगे, जो ट्यूमर होगा मैस को रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से एक तो वो मैस इन्हांस नहीं होगा, दूसरा सराउंडिंग टिश्यू के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा होगा, सराउंडिंग टिश्यूज को जो डैमेज कर रहा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रिमेनिंग जो टिश्यूज है, रिमेनिंग सेल्स हैं ट्यूमर के, जहाँ से वो दोबारा से प्रोलिफरेट कर सकता है, वहाँ से ग्रो कर सकता है, उसको रिमूव करने के लिए हम या क्या यूज़ कर सकते हैं, पॉसिबली हम रेडिएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेडिएशन को हम लंबे अरसे तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तो रेडिएशन का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे क्या होगा कि जो नॉर्मल सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए हम फिर क्या करते हैं, रेडिएशन को अवॉइड करते हैं या फिर रेडिएशन को शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर रेडिएशन के बाद हम देखें तो कीमोथेरेपी है। कीमोथेरेपी हम सर्जरी के साथ भी और सर्जरी के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी कीमोथेरेपी के अंदर हमारे पास 3 कीमोथेरेपीज़ आती हैं। पहली है टेमोज़ोलामाइड। टेमोज़ोलामाइड जो होगा वो क्या करेगा, उस जीन को डैमेज कर देगा जिसकी वजह से ये कैंसरस सेल बन रहे हैं। तो कैंसरस सेल की बनने की जो प्रोडक्शन होगी वो टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरी उसके बाद आ जाएगी बेविसिजुमाब। ये भी क्या करेगी, ये ब्लड वेसल्स जो ट्यूमर को सप्लाई कर रहे होंगे उन ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगी, ख़त्म कर देगी, मिनिमाइज कर देगी, रिड्यूस कर देगी, ताकि उस ट्यूमर को जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो ब्लड सप्लाई ना हो और उसके जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएं और ख़त्म हो जाएं। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, कार्बमिस्टीन थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं, इम्प्लांट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये सर्जरी के बाद जो रिमेनिंग टिश्यूज़ होंगे, रिमेनिंग सेल्स होंगे कैंसरस, उनको ख़त्म करेंगे डायरेक्टली उस जगह पर हम यूज़ करते हैं जहाँ से सर्जरी के बाद हमने ट्यूमर को रिमूव किया हो। इसके अलावा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। ये पेशेंट के सर के ऊपर ही इम्प्लांट फिक्स कर दिया जाता है, जो जो स्लाइटली वीक शॉक वेव्स को सेंड करते हैं ट्यूमर की तरफ, जो ट्यूमर को ग्रो करने से रोकते हैं। ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई होने से कैंसर को रोकेगा। और ये है कि इसको हम कीमोथेरेपी के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रेडियोथेरेपी के साथ यूज़ नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर लास्ट बात की जाए मेडिकेशन की, तो मेडिकेशन के अंदर हम मोस्टली हम क्या करेंगे, स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो स्वेलिंग है जिसकी वजह से पेशेंट के अल्टरनेटिव सिम्टम्स आ रहे थे उनको रिड्यूस किया जा सके, तो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर पेशेंट की कंप्लेन होगी सीजर्स, पेशेंट की नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन हो गई तो सीजर्स के लिए एंटी सीजर ड्रग्स यूज़ करेंगे, ताकि सीजर्स एलिमिनेट हो या रिड्यूस हो जाएँ। और इसी तरह जो दूसरे सिम्टम्स या साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे होंगे, जैसे नोजिया वॉमिटिंग है, तो उनके लिए हम प्रोकाइनेटिक ड्रग्स नोजिया वॉमिटिंग को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीट करेंगे।